हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अद्विका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। आप लोगों ने दो वीडियोस हमारी देखी होंगी। फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने डाल रखी हुई है। इस दोनों में हम आपने देखा होगा कि किस तरह से हम प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे दो मॉड्यूल हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के, और प्लेसमेंट प्रोवाइड करने का हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा क्या है, ठीक है। किस तरह से हम आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, ये सब भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल वीडियोस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक बच्चे पे, हर एक स्टूडेंट से किस तरह से रिज्यूम लेके हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे मेरी सेकंड वीडियो में मैंने कहा था कि आपसे मैं कंपनीज के डिपार्टमेंट्स डिस्कस करूंगा, फिर क्लैरिफिकेशन डिस्कस करूंगा कि मैं कौन से डिपार्टमेंट आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारे पास आते हैं, जिसमें हम एलिजिबल होते हैं कि हम उसमें काम कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ना। कौन कौन सी स्किल रिक्वायरमेंट है हमको, अगर हमें किसी इसमें जाना है डिपार्टमेंट में, तो हमें कौन कौन सी स्किल प्रोवाइड करनी होगी, है ना। तो हम आज देखेंगे कि हमें किस किस डिपार्टमेंट चूज करना होता है। हम आज ये इसलिए कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, मेरे पास काफी फोन्स आता है कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से। तो मैं यही कहूंगा सभी स्टूडेंट से, सभी एम्प्लॉयज से, चाहे उन्होंने वो कॉन्टेक्ट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए विदाउट स्किल आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिल सकती, ये मान के चलिए। क्योंकि ऑन रोल जॉब में एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट लेवल पे क्या होता है, उनके उनको आपको लेना होता है, उनके कुछ इंटरव्यूज नॉर्मल्स होते हैं कि आप मशीन चलाई है कि नहीं चलाई है, आप देख जानते हैं कि नहीं जानते, छोटे से इंटरव्यू होता है, आपके पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं। पर ऑन रोल जॉब में जो इंटरव्यू होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे होता है। तो जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जब एक वैकेंसी निकलती है, एक वैकेंट के लिए अगर वैकेंसी रोल आउट होती है, तो उस वैकेंसी में एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी आता है कि भाई किसी जो भी कैंडिडेट हमारा होगा उसको ये चीजें आनी चाहिए। तो जब हम रिज्यूम भेजते हैं, शेयर करते हैं कंपनी में, तो रिज्यूम हमारा शॉर्टलिस्टिंग जो प्रोसेस हम बोलते हैं, वो रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होने का तरीका क्या है कि आपकी रिज्यूम में जो चीजें हैं और जो कंपनी ने मांगी है वो दोनों मैच हो रही है कि नहीं। ये नहीं कहती कंपनी की 100% मैच हो, बट कम से कम एटलीस्ट 70 या 60% वो मैच होना चाहिए, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, ठीक है। अगर उसने आपसे बोला है कि मुझे क्वालिटी का चाहिए, क्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए, है ना, क्वालिटी इंस्पेक्टर इन प्रोसेस का चाहिए, अब आपने काम किया सप्लाई क्वालिटी पे, तो वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा भी तो वो आपको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा आपकी कंपनी में। इस तरीके से रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि बिना स्किल के आप ऑन रोल जॉब नहीं ले सकते, और ऑन रोल जॉब नहीं लोगे तो कोई भी आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब जो कर रहा है वो भी अच्छे जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करूंगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑन रोल जॉब नहीं कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर रहा है, वो अपनी स्किल प्रोवाइड करे, वो कहीं से भी ले, चाहे किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से ले, चाहे कुछ भी करे। पर प्लेसमेंट के कहीं भी किसी भी प्लेसमेंट वालों को, आप बहुत से प्लेसमेंट सर्विस आपने देखे होंगे, आप चाहे पुणे में जॉब कर रहे हो, चाहे मानेसर में कर रहे हो, चाहे गुड़गांव में कर रहे हो, चाहे एमपी में कर रहे हो, कहीं भी प्लेसमेंट सर्विस के पास आप जाओगे तो वो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस पहले मांगते हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि हम आपको जॉब लगवा के दे देंगे, आप हमें 50% दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपने कभी ये उनसे आप ये डिस्कस कीजिए उनसे कि सर आप हमें जो जॉब लगवा के देंगे किस बिहाफ पे देंगे। तो आपसे ये बोलेंगे हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे। भैया जब मुझे खुद ही कुछ नहीं आता तो मैं इंटरव्यू पास कैसे हो जाऊंगा। होता क्या है, हमारे साथ 2000 रुपये हमने दे दिया उसको, क्योंकि हमें इंस्टेंट जॉब चाहिए। अब इंस्टेंट जॉब के लिए अब मेरे रिज्यूमे में तो कुछ लिखा नहीं है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, कि मुझे किसी डिपार्टमेंट में काम करना है, या मैंने स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट बता रखा है। मैंने तो भैया उसको पैसे दे दिए, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी उसकी फीस थी उसको दे दिए, उसने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया।
तो उस इंटरव्यू में आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, नहीं गए, उसको मतलब नहीं। उसने एक पर्ची आपको काट के दे दी 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, उसका काम हो गया। अब वो आपको फोन भी लगेगा कि आप हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, अगर आपका हो गया तो एचआर वाले से फोन उसके बाद चला जाएगा, भाई ये हमारा जो आपका कैंडिडेट था वो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। और आपका जो भी डाटा वाटा अगर अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसके पास जाएगा, उससे फीस लेगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले अपनी स्किल लीजिए। अगर आप स्किल्ड होंगे तो आप खुद भी उस जॉब को अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ naukri.com, ठीक है। या फिर आप उस कंपनी गेट पे जाके या कंपनी किसी एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि सर मेरे अंदर ये स्किल है और मैं ये जानता हूँ, आपकी कंपनी में वैकेंसीज हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगा के आप 1 रुपये खर्च किए बिना और आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने आपने पढ़ाई कर ली है, आपने एजुकेशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ नहीं। जैसे आपने 4 साल मेहनत की है ना, आप कुछ नहीं, कुछ दिनों मेहनत कर लेंगे और अपने कोर के बारे में कुछ भी पढ़ लेंगे, कंपनी के बारे में कुछ भी जान लेंगे। कंपनी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है तो ये एक्सेप्ट करती है कि आप अगर इंटरव्यू देने आ रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 60% आपके पास आना चाहिए। हाँ, जो कंपनी मेन चीज मांगती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्वालिटी इंस्पेक्टर मांग रही है तो वो सप्लायर नहीं चलेगा, है ना, वो इन्फोसिस का मांग रही है कि क्वालिटी इंजीनियर भी कई टाइप्स के डिवाइड कर दिए जाते हैं डिपार्टमेंट में जाने के बाद। तो उस तरीके से वो जो मेन अधेर करती है कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो वो 50% मैच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ही हमको ऑन रोड जॉब मिल सकती है। अगर आप सोचो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद या डिप्लोमा मैकेनिकल से करने के बाद या आईटीआई करने के बाद आपको ऑन रोड जॉब कोई आपको दे देगा, तो भैया इस गलतफहमी में मत रहना। बिना स्किल्ड के आपको जॉब नहीं मिलने वाली। कोई आपका एक के आपको 50 इंटरव्यू करवा देगा। अगर आप सिलेक्शन हो भी जाओगे किसी छोटी कंपनी में, अगर कोई छोटी कंपनी में आप गए और आपने इंटरव्यू दिया, उसको जरूरत है, बहुत नहीं मिल रहा है कैंडिडेट, तो वो आपको रख भी लेगा ना, तो आपको 12,000, 14,000, 13,000, इससे ज्यादा नहीं देने वाला। और ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप जहाँ थे आप देखोगे 2 साल बाद वहीं मिलोगे। उसका कुछ नहीं गया, उसने आपसे 8 घंटे का काम लिया है, बट आपका वो गया। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, स्किल कंपनी में जाते हैं, स्किल लेके जाते हैं, तो हो सकता है आपका अच्छा खासा ग्रोथ होता, आपको सर्टिफिकेशन मिलता, आपको सीखने को बहुत मिलता, ठीक है ना। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको सबसे पहले सिलेक्शन क्या करना है। भाई मैं हूँ, मेरा मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे डिसाइड करना है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे मैकेनिकल का ही काम करना है कंपनी के अंदर। अब जब मैकेनिकल का काम करने जाते हैं, आपने किसी को सुना होगा, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, जो एक्चुअली एम्प्लॉयज होते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वो क्या कहते हैं, आई एम प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ, आई एम ए क्वालिटी इंजीनियर हूँ, है ना, मैं R&D इंजीनियर हूँ। जब आप कंपनी के अंदर जाते हैं, जब आप अपॉइंट हो जाते हैं, तो आपका जो नेम होता है ना, वो उस डिपार्टमेंट से जुड़ जाता है, जिस तरह से आपका सरनेम जुड़ जाता है, ठीक है। तो आपको वो अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। आपको पहले डिसाइड, अभी होता क्या है, आपने आपका फ्रेंड कोई फ्रेंड है, मान के चलिए उसका जो रुचि है या उसका इंटरेस्ट है तो वो डिजाइन में है। उसने बोला कि मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, 3 4 और चल दिए साथ में, चलो मैं भी डिजाइन का कोर्स कर लेता हूँ। पहले अपने आप को देखिए कि आप डिजाइनिंग कर सकते हो, क्या आप डिजाइनिंग अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो, क्या डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग जो चीज है वो आपसे पर डे प्रैक्टिस मांगती है। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप कंपनी में जा रहे हो और एक छोटी कंपनी में अगर आप जा रहे हो जिसके पास 100 200 एम्प्लॉयज हैं, जिसका इंटरव्यू लेने का प्रोसेस ऐसा प्रैक्टिकल होता है, तो वो आपको एक ड्राइंग देगा, बोलेगा इसको 15 मिनट्स में बना के देना है। तो वहां बच्चा एक टूल डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद भी फेल हो जाता है। फेल मतलब वो 15 मिनट बना नहीं पाता है, कुछ कमांड्स नहीं वो एक्सेप्ट कर पाता है, तो उसमें कंपनी कहती है यार आप नहीं हो पाएगा हमारे पास, है ना, इस तरीके से फेलियर आ जाते हैं। तो हमें ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि सबसे इजी वे किस डिपार्टमेंट में हम अपॉइंट हो सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ किस डिपार्टमेंट में हो सकती है ना, हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल पे जाना है, ये सब हम आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे सभी से दोबारा वेलकम करता हूँ अब वीकेंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर्विस पे। ये डिस्कस करना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हम चलते हैं। तो ऑन रोल जॉब प्लेसमेंट प्रोसेस मैंने आपको बताया था, विदाउट इंडस्ट्रियल स्किल एंड एक्सपीरियंस यू डोंट गेट ऑन रोल जॉब इन एमएनसीज कंपनीज। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अब इंडस्ट्रियल स्किल और एक्सपीरियंस की बात ये है कि या तो बस एक्सपीरियंस होना चाहिए
1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, विथ डेजिग्नेशन, है ना। नहीं तो आप बोलेगे सर एक्सपीरियंस तो ऑपरेटर का है, मैंने ऑपरेटिंग करी। सर डेजिग्नेशन, है ना, डेजिग्नेशन का, इंजीनियर का, ट्रेनिंग इंजीनियर का, डेजिग्नेशन का, प्लस आपके पास, जैसे आपके पास मान के चलिए डेजिग्नेशन है ट्रेनिंग इंजीनियर का। अब डेजिग्नेशन में आपने अलग अलग तरीके से काम कर रखे हैं अपनी कंपनी में, पर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी ने एक पोस्ट निकाली है इंजीनियर के लिए, बट उसने क्या किया कि एक स्पेसिफाइड लिख दिया कि मुझे ये तो चाहिए चाहिए। अब वो आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो ट्रेनिंग करोगे या तो जॉब छोड़ दोगे। और अगर ऐसी 3 4 जॉब के सामने है, कितनी जॉब छोड़ोगे, ऑब्वियसली बात आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो प्लेसमेंट के लिए आपको, देखिए, ट्रेनिंग्स तो करनी ही पड़ती है। आप कंपनी में ज्वाइन हो गए तो कंपनी भी आपसे आउटपुट लेने के लिए वो भी ट्रेनिंग करवाती है। हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग होता है, हर कंपनी की मशीनिंग अलग होती है, हर कंपनी की प्रोसेस अलग होती है, इसलिए कंपनी भी ट्रेनिंग करवाती है। जब कंपनी आपको लेने के बाद, आपको पैसे देने के बाद ट्रेनिंग देती है, तो वो आपको सोचिए कि जब आप उसके पास जाते हो तो वो भी ये सोचती है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो इतना तो कम से कम उसको आता हो, है ना, इसलिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लेसमेंट, हमारी भी प्लेसमेंट सर्विस है, बट हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल क्यों अपने पास रखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट है अगर ऑन रोल जॉब चाहता है, अच्छी कंपनी में उसको जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो वो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ जाए, ट्रेनिंग ले। हमारे प्लेसमेंट सर्विस में ही उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा, पूरा इंडस्ट्रियल स्किल दी जाएगी, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होगा, वो अपनी सब सब प्रोसेस को, मशीनों को खुद से अपने हाथ होगा, प्लस उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिससे वो अपनी कंपनी में बता सके कि सर मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने इस इंडस्ट्री ट्रेनिंग से मैंने ट्रेनिंग्स कर रखी है, जो मैंने सारा चीज प्रैक्टिकली देख रखा है और मुझे सारी चीज आती है, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी में आउटपुट देना आप स्टार्ट कर दोगे। कंपनी को चाहिए आउटपुट, आपको वो दिन ज्वाइन किया, अब इंटरव्यू पास हो गए, ज्वाइन किया, तो उसको ज्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने, मतलब आपका 6 महीने का प्रोविजन पीरियड है ना, या फिर आपका 3 महीने का प्रोविजन पीरियड है ना, तो कंपनी चाहती है कि आप मुझे आउटपुट देना चालू कर दीजिए, मतलब अपने काम में आप 100% हो जाइए, जिससे उसका आउटपुट निकलना चालू कर दे। तो इसीलिए चाहे फ्रेशर हो, उसके लिए भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कहीं से भी कर लीजिए, बहुत से सेंटर्स अवेलेबल हैं करने के लिए, ठीक है। पर अपने पॉइंट्स खुद बना के लेके जाइए कि अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है तो क्या मुझे वो प्लेसमेंट देगा। और प्लेसमेंट की बात देखिए, प्लेसमेंट आज के जमाने में हर इंसान बोलता है मैं 100% प्लेसमेंट दूंगा। तो प्लेसमेंट तो ऐसा है कि आज के जमाने में तो ये है, अभी फिलहाल ये चल रहा है कि आपके पास अगर 20 बच्चे हैं ना, तो कंपनी को फोन कर दो, वो आपके घर से उठा के ले जाएगी 20 बच्चे, और बोले कि मैं ट्रेनिंग पे हूँ, बाद में पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये सावधानी रखना, किसी के पास जाना तो पहले ही पूछना, सर आप जो मुझे प्लेसमेंट देंगे वो किस बिहाफ पे देना है आपको, और आप कहाँ किस कंपनी में देंगे, और आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स बहुत सारी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स है जो अपनी अपनी ट्रेनिंग चला रहे हैं और 100% गारंटी प्लेसमेंट लेने का जो बात करते हैं, तो उनसे आप प्लेसमेंट देखें कि जो प्लेसमेंट वो दे रहे हैं किस कंपनी में दे रहे हैं और उनका तरीका क्या देने का। तो सीधी सी बात है, जो प्लेसमेंट देगा ना वो आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही एक्सप्लेन करके हर चीज पढ़ाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट इंटरव्यू से होता है, ना कि सोर्स से। तो थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत तो सोर्स चल भी जाएगा कभी जिंदगी में, हो सकता है, बट पूरी जो आपकी जॉब होगी वो पूरी आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। अगर इंटरव्यू में पोजीशन अच्छा है तो ही आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर फ्रेशर है तो उसको इंडस्ट्री ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग वो जिसका हर एक चीज प्रैक्टिकल नॉलेज में बदला। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की मैं इसलिए प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस देख के पूरा करना होता है। हम सेकंड बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस मतलब वो होता है जिसने 1 साल 2 साल मशीन चलाई है, तो मशीन चलाई है तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम इंडस्ट्री ट्रेनिंग बिल्ड करके और अच्छे से उसका एक्सपीरियंस शो करके, और कि भैया आपने जो 2 साल काम किया है अपनी कम मशीन्स में, और उसको और उसमें के कैरियर में वैल्यू ऐड करके फिर उसको हम ऑन जॉब प्रोसेस के लिए भेजते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर एक डिपार्टमेंट सिलेक्शन किस तरीके से करता है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है उसको किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिपार्टमेंट की। तो हम ये पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट्स इन कंपनीज,
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियर को अपने डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, कंपनी में कितने कितने डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियर आर एलिजिबल इन 5 डिपार्टमेंट्स इन कंपनी। जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, मतलब जिसने भी बीटेक किया है मैकेनिकल से या जिसने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, वो इन 5 डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन, सेकंड होता है क्वालिटी, थर्ड होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फोर्थ होता है डिजाइन, एंड फिफ्थ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये हर एमएनसी कंपनी में, हर ओएमसी में, हर कंपनी में आपको मिलेगा। छोटी कंपनी जो होती है उनमें प्रोडक्शन क्वालिटी तो होता है, डिजाइन भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है, कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं जो उसी का सारे रोल कर लेते हैं। और जो बड़ी ब्रॉड कंपनी होती है, उसमें हर डिपार्टमेंट में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इन सभी में मैकेनिकल इंजीनियर को ज्यादा रोल होता है। ठीक है। तो हम एक एक कैटेगराइज करके पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझेंगे कि उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलती है, और उसमें अगर मैं प्रोडक्शन में अगर हमको जाना है एज ए डेजिग्नेशन, मतलब आपको इंजीनियर की पोस्ट पे जाना है, आपको सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाना है, या आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे जाना है, या आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाना है, तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी है या क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए जिससे आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम कैटेगराइज करके हर डिपार्टमेंट के वैल्यूज को पढ़ेंगे कि क्या क्या किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। तो हम फर्स्ट डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या चाहिए। देखिए, तो हम पढ़ेंगे, तो देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फ्रेशर में आपने क्या किया, कॉलेज खत्म कर लिया, जो भी आपकी डिग्रीज है वो आपके पास आ गई। अब कंपनी में जाने के लिए, अगर आप ऑपरेटिव, अगर आप कैजुअल पे जा रहे हो, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, तो नॉर्मली से वो पूछेगा आपको सीएनसी वीएनसी मशीन अगर आती है। अगर आपको सीएनसी वीएनसी मशीन है, प्रोडक्शन में आप जा रहे हो, तो प्रोडक्शन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटिंग ही करनी है ना। या फिर आपको क्वालिटी में डाल देंगे वो विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए। ठीक है। तो वो ज्यादातर आपको इन सब कामों में डालते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको, आप गए ऑपरेटिंग करने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा आपको ऑपरेटिंग आती है क्या, तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी उसमें क्या लिखोगा, सीएनसी वीएमसी ऑपरेट। ठीक है। आपको रख लेगा। अगर मैं बात करूं ऑन रोल की, तो इस तरह से बात करेगा। तो हर इंजीनियर की, हर जॉब डिस्क्रिप्शन की, हर एक पोस्ट की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। कि कौन डिसाइड करता है, ये कंपनी डिसाइड करती है। मुझे ये कैंडिडेट चाहिए तो इसमें ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी मैं इसको इंटरव्यू करवाऊंगी। पहले रिज्यूम सिलेक्शन होगा, उसके बाद रिज्यूम सिलेक्शन के बाद उसको एक स्पेसिफाइड डेट पे बुलाया जाता है कि आप इस डेट पे फेस टू फेस के लिए आइए। फेस टू फेस में आने के लिए पहले ही देखी जाती है कि यार ये जो कैंडिडेट मेरे पास आ रहा है, इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसकी जो सॉफ्ट स्किल है, वो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में मैच खा रही है कि नहीं। अगर मैच खाती है तो ही आपको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो कॉमनली आपको हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये आती है, तो आप प्रोडक्शन के लिए एज ए फ्रेशर भी बहुत ही इजीली और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फ्रेश आप एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है। आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है सारे प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की। एंड सेकंड, प्रिपेयर्स मंथली वीकली प्रोडक्शन प्लान। अब देखिए, प्रिपेयर्स मंथली एंड वीकली प्रोडक्शन प्लान क्या होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको एक महीने का प्लान दिया जाता है। कौन देता है, आपको देता है पीपीसी डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो भी बच्चा आपको कंपनी में काम करता है वो जानता है कि पीपीसी डिपार्टमेंट क्या होता है। वो भी एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करता कौन है, वो करता है। वो आपको पूरे वीकली एक प्लान दे देता है। किसको देता है, एचओडी को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एचओडी को देता है। तो वो पूरा मंथली का देता है। अब मंथली का आपको वीकली निकालना पड़ता है, वीकली से फिर आपको डिवाइस निकालना पड़ता है। ये सारा प्रोडक्शन इंजीनियर निकालता है अपने एक्सेल शीट से कैलकुलेशन करके। ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर आपको आना चाहिए, कि प्रिपेयर आप मंथली और वीकली प्रोडक्शन प्लान आपको प्रिपेयर कर सके। एंड प्रिपेयर डेली प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन वीकली प्रोडक्शन प्लान। प्रिपेयर करना है आपको डेली प्रोडक्शन प्लान, कि भाई अगर आपने मंथली आपको दिया है, मंथली से आपने एक्चुअली में अपना आपने कैटेगराइज कर लिया कि मुझे वीकली कितना बनाना है। फिर आपने वीकली से आपने फिर डेली कर लिया कि आपको डेली कितना बनाना है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क थ्रू ऑल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपकी जितनी भी स्टेज है,
स्टेज मतलब जैसे आपकी 4 मशीन लगी हुई है, फर्स्ट मशीन सीएनसी फर्स्ट है, सेकंड मशीन सीएनसी 2 है, थर्ड मशीन सीएनसी 3 है। तो जैसे 3 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट सीएनसी 1, सेकंड सीएनसी 2, थर्ड सीएनसी 3। तो आपको तीनों स्टेज को चेक करना है और तीनों स्टेज को देखना है कि आपके तीनों जो स्टेज है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, आपके प्लान के हिसाब से चल रही है कि नहीं अगर वो सही चल रही है, ठीक है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी हो चुका है और सारी चीजें उसकी हो चुकी है, तो आप उस प्लान को, वीकली जो प्लान है आपका, उसको आप पूरा पूरा दोगे। अगर आप देखोगे यार ये मशीन में कोई दिक्कत है या ये मशीन में ब्रेकडाउन जा सकती है, इस मशीन में कोई प्रॉब्लम है, या इस मशीन को ऑपरेटर नहीं आया है, या कोई इंजीनियर को फॉल्ट बोल रहा है, तो आप उसका जो वीकली प्लान दोगे, वीकली प्लान या डेली प्रोडक्शन प्लान आपको तभी देना है जब आप अपनी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पूरे ओके हैं। अगर उसमें से कोई भी आपका डाउट है, ये खराब हो सकती है, इसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, तो प्लान उस तरीके का दिया जाता है। तो आपको प्लान कम देना होता है। अगर आपने प्लान दे दिया कि मुझे दिन में 100 पार्ट बनाने हैं और आपकी किसी एक मशीन में फॉल्ट हो गया और वो प्रोडक्शन नहीं बना, तो आपका डिस्पैच रुक जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसीलिए इसने बोला है prepare daily production plan based on weekly production plan, progress of work through all stages of manufacturing। ये हाउसकीपिंग 5S एक्टिविटी सबसे ज्यादा जो पूरी कंपनी में जरूरी चीज है ना, वो 5S एक्टिविटी है, ठीक है। हाउसकीपिंग 5S एक्टिविटी बहुत जरूरी, क्योंकि 5S अगर नहीं है तो आपके 5S क्या होता है, 5 टाइप्स के ऐसे होते हैं, वो आपको एक ब्रीफली मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इंडस्ट्री ट्रेनिंग में हमारी इंक्लूडेड है 5S, ओके। तो उस टाइम मैं आपको 5S बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हर कंपनी में यूज होता है, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी। एंड देन हम देखते हैं प्रोसेस क्वालिटी, टेकिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इन प्रोडक्शन एरिया। आपको प्रोसेस क्वालिटी मतलब जो प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। आप देखिए क्वालिटी में बात करी, प्रोसेस क्वालिटी की बात हुई। प्रोसेस क्वालिटी मतलब ये कि जो आपकी प्रोसेस में चल रहा है उस क्वालिटी की बात कर रहा है, उसमें करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना है प्रोडक्शन एरिया में, ठीक है। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए सीएनसी प्रोग्रामिंग का। सीएनसी प्रोग्रामिंग करेक्शन इफ नेसेसरी टू कंट्रोल एमसी, मतलब आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और आपको करेक्शन करना भी आना चाहिए यदि इफ नेसेसरी टू कंट्रोल एमसी, अगर आपके कंट्रोल में कुछ करेक्शन करना है तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी ऑन मशीन टू रिड्यूस साइकिल टाइम एंड इम्प्रूविंग टूल लाइफ। मशीन हम लेते हैं, मशीन शॉप होता है, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मशीन शॉप होता है, चाहे वो असेंबली मशीन है, चाहे वो सीएनसी मशीन है, चाहे वीएनसी मशीन है। तो आपको क्या करना है, जब आपको प्रोग्रामिंग आएगी, साइकिल टाइम आपको निकालना आएगा, तो ये बोल रहा है स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो आपको स्टडी भी करना है और इम्प्रूवमेंट करना है अपनी मशीन के साइकिल टाइम को, ठीक है। आपको साइकिल टाइम को कम करोगे और आपकी जो टूल लाइफ होती है, टूल लाइफ मतलब क्या होता है, आपकी जो इंसर्ट होती है, जो आपकी मेटल मेटल कटिंग करती है ना, उस मेटल कटिंग इंसर्ट का, हर होल्डर का, हर चीज का, सबकी लाइफ होती है। उस लाइफ से अगर आप पहले उसको आप टूट जाता है किसी गलती से या खो जाता है कुछ होता है, आपको फिर एक्शन प्लान देना पड़ता है, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि स्टडी इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी ऑन मशीन टू रिड्यूस साइकिल टाइम एंड इम्प्रूविंग टूल लाइफ एंड देन मॉनिटरिंग द रिकॉर्ड ऑफ डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। आपको पर डे का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है पीएम। हर मशीन का पीएम होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, मशीन के कुछ कुछ एरिया में जो हमारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि भाई आपको 3 महीने में या 6 महीने में आपको इस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। मतलब जैसे गेट हो गया, जो गेट की स्लाइडिंग है उसको आपको ग्रीस देना है, आपके एयर कनेक्शन से उसको आपको पाइप सबको चेंज करना है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस क्या करता है, एक चेकशीट क्रिएट कर लेता है कि आपको जो डेली प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है वो क्या करना है, ठीक है। तो पीएम जो होता है वो पीएम 3 3 6 6 महीने में होता है। अभी ये बात कर रहा है मॉनिटरिंग द रिकॉर्ड ऑफ डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट, ठीक है। तो डेली प्रोडक्शन मेंटेन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो मेंटेन डिपार्टमेंट वाला आपको एक शीट देगा, उसको आप पर डे आपको मेंटेन करके रखना है, जो जो पॉइंट उसने लिए हैं आपकी मशीन के अच्छी अच्छाई के लिए। तो अब अगर आप चेक करके चलोगे तो आपकी मशीन प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं मेंटेन मंथली डाउन टाइम ट्रेंड एंड एक्शन। आपको मंथली डाउन टाइम क्या होता है, डाउन टाइम मतलब ये होगा कि आपकी मशीन बंद कितनी रहेगी, ठीक है, वो हो गया आपका डाउन टाइम। तो इसने बोला मेंटेन मंथली डाउन टाइम ट्रेंड एंड एक्शन, ठीक है। तो आपको एक्शन मतलब क्या होता है, कुछ भी आपको, आप इंजीनियर हैं या आप जूनियर इंजीनियर हैं, इंजीनियर कभी भी
मैं दोबारा कह रहा हूँ, शायद इस वीडियो में तीसरी बार कह रहा हूँ, कभी भी कोई बीटेक करके जो इंजीनियर होता है वो कभी मशीन नहीं चलाता। डिप्लोमा होल्डर होता है मैकेनिकल, वो कभी मशीन नहीं चलाता, वो सिर्फ प्रोसेस मेंटेन करते हैं। तो प्रोसेस मेंटेन करने के लिए आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। कोई भी कंपनी आपको ये प्रोसेस सिखाने नहीं वाली, वो ये चाहती है कि इसका आपको पूरा नॉलेज ना हो, इतना नॉलेज तो हो कि आप मेरी मैन पावर को हैंडल कर सकें, आप उस कंपनी की प्रोसेस को सर्वाइव कर सकें। आप भले ही उस प्रोसेस को नहीं चला सकते, कोई बात नहीं, बट आप उस प्रोसेस को सर्वाइव कर ले, और कंपनी यही चाहती है। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर, बीटेक से मैकेनिकल इंजीनियर करी है, डिप्लोमा से मैकेनिकल में उसने डिप्लोमा किया है, कंपनी अगर आपको जॉब रोल में रखेगी, ऑन रोल में रखेगी, तो कभी आपसे मशीन नहीं चलवाएगी। हाँ, अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा है, आपका ऑपरेटर नहीं है, आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है, कोई नया पार्ट आया है, तो बात अलग है, बट आप मशीन कभी नहीं चलाते हो। वो आपके पास इतना प्रोसेस होता है कि जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कहीं इसने मशीन ऑपरेटिंग की बात नहीं करी। क्लियर? और ना करेगा। मैं आपके ऊपर और भी चीज लेके आता हूँ। इसके बाद आप देखिए, मॉनिटरिंग प्रोसेस थ्रू कंट्रोल चार्ट। आपको जो भी प्रोसेस आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल चार्ट बनाना है कि आपकी प्रोसेस सही चल रही है कि नहीं चल रही है। सीपीके ट्रेंड, ठीक है, सीपी क्या होता है, मैं आपकी इसकी अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एंड रिपोर्टिंग टू प्रोडक्शन मैनेजर। आपको अपने जो वर्क है, जो करेक्शन कर रहे हो, आप जो सही कर रहे हो, और जो आप तुरंत प्रिवेंटिव ले रहे हो, तो इसकी रिपोर्टिंग हमको किसको करनी है? मैनेजर करनी है। ठीक है। एंड ये डिस्क्राइब कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट जो प्रोफाइल हम डालते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ओईई परफॉर्मेंस होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस, ओई परफॉर्मेंस, मैं आपको ओईई का अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही ब्रीफली एज अ प्रैक्टिकल वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा कि ओई हम कैसे मेंटेन करते हैं और तरीका क्या होता है। ठीक है। देखिए, किसी की छोटी सी वीडियो देख लेना या किसी को नेट में सर्च कर लेना, उसके डेफिनेशन पता करने से ही वो हम नॉलेज नहीं बन जाते। नॉलेज हमको तभी आएगा जब उसको आप करके देखेंगे। ठीक है। अभी इंडस्ट्री ट्रेनिंग हम क्यों रखते हैं? इंडस्ट्री ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है, और प्रैक्टिकल से आप समझते हो। कल को आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछेगा कि आपने ओईई कहाँ पे किया है या आपने कहाँ देखा है, तो आप बोल सकते हो सर हमारी जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग थी, उस इंडस्ट्री ट्रेनिंग में हमको वही हमसे निकलवाई गई थी, हमको प्रोसेस बताया गया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से ब्रॉड मुझे पता है। इसलिए मैं, अगर आप मुझे मौका देंगे, मतलब मेरे पास वही अगर आप मुझे बोलेंगे, तो मैं जल्दी से बना लूंगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है ना? अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी इंडस्ट्री ट्रेनिंग नहीं करी और आपने ऐसी जगह ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, जिसको नहीं सिखाया, तो कल को आप बस बोलने कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं प्रोसेस रिजेक्शन एंड रिवर्क पीपीएम। ठीक है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो ये क्या होता है, जब हम रिजेक्शन को काउंट करते हैं ना, तो पार्ट्स पर मिलियन में होता है। पीपीएम की भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, कुछ पार्ट्स पर मिलियन किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से कम किया जाता है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है। तो ये बोल रहा है प्रोसेस रिजेक्शन, मतलब प्रोसेस आपका जो पर डे का आपका 800 पार्ट बन रहा है, 700 पार्ट बन रहा है, कितना रिएक्शन हो रहा है, तो आपको मेंटेन करना है। ठीक है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन लाइन, कंज्यूमेबल कॉस्ट टारगेट एचिंग। ठीक है। कंज्यूमेबल कॉस्ट क्या होती है? आप कुछ भी अपने पार्ट को बनाने के लिए जितनी वैल्यूज लगा रहे हो, मतलब टूल लगा रहे हो, इंसर्ट लगा रहे हो, कूलेंट लगा रहे हो, ऑपरेटर लगा रहे हो, ये सब कंज्यूमेबल में आता है। ठीक है। फिर जीरो एक्सीडेंट। ठीक है। जीरो एक्सीडेंट मतलब आपकी मशीन में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। शुड हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस डीएमसी, सीएनसी, एसपीएम। डीएमसी मतलब ये क्या बोल रहा है? आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हैंड ऑन एक्सपीरियंस ये नहीं बोल रहा है कि आपको ऑपरेटिंग आनी चाहिए, वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाहता है कंपनी वाला कि आपको फिक्चर सेटिंग आनी चाहिए, आपको टूल सेटिंग आनी चाहिए, आपको टूल मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है। आपको प्रोग्राम्स बनाना आना चाहिए, आपको करेक्शन करना आना चाहिए, ये बोल रहा है वो। ये नहीं बोल रहा है कि आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब ये नहीं होता कि वो आपको हाथ से मशीन चलानी है। वो ये कह रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट मशीन पूरी वैल्यूज पता होना चाहिए, टूल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे टूल लगाना है, कैसे टूल चेंज करना है, ड्राइंग से टूल कैसे सिलेक्शन करना है, एक प्रोग्राम। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ये बोलोगे मुझे सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखनी है, बहुत से ऐसे लोग हैं भी इंस्टीट्यूट में जो बोलते हैं कि मैं आपको सीएनसी टर्निंग सिखा दूंगा। कई तो यही बोलते हैं, वीडियोस भी डालते हैं, है ना, कि सीएनसी सीख लिया इसने, वीएमएस सीख लिया इसने। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे सीएनसी सीखना है,
तो पहले दिन से ही आपको एम कोड जी कोड सिखाना चालू कर देगा। ठीक है, पहले दिन से प्रोग्राम बनाना चालू कर देगा। अरे भैया मुझे बेसिक ही नहीं पता कि मशीन होती क्या है। कितने बच्चों से तो बात होती है तो क्या बोलते हैं, मैं कहा, तुमने कौन सी मशीन चलाई है? बोलते हैं, फानुक। अरे भैया मशीन अलग होती है, कंट्रोल अलग होता है। जब आपसे कोई मशीन के बारे में पूछे तो आपको मशीन का मैक बताना है, कंट्रोल नहीं बताना। तो सीधी सी बात है, आप किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो उनको क्या है, उनका एक सब्जेक्ट होता है। भाई सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। आपने एक सीएनसी टर्निंग टर्निंग का आपने वो ले लिया, ठीक है, मुझे कोर्स लेना है। चाहे आप किसी में चले जाइए, चाहे आपको कोई फ्री पढ़ा रहा हो, चाहे आपसे कोई पैसा भी ले रहा हो, तो वो क्या करेगा, पहले दिन से एम कोड जी कोड चालू कर देगा। आपसे बोलेगा कि भाई जी कोड याद नहीं करोगे, प्रोग्राम नहीं बनेगा। अरे जब मैं मशीन ही नहीं जानता हूँ, मैंने मशीन ही नहीं देखी आज तक, मुझे टूल का टी नहीं पता, मैं ऑफसेट क्या ले लूंगा भाई? तो मैं जी कोड एम कोड सीख के करूंगा भी क्या? जी कोड एम कोड तो आपको गूगल पे आप सर्च मारोगे, आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर जॉब चाहिए और आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, क्योंकि आप जानते हो कि आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग पीरियड चाहे 10 दिन का है, चाहे 20 दिन का है, चाहे 50 दिन का है, मुझे आफ्टर 50 डेज मुझे एक इंटरव्यू सेशन क्रिएट करना है। मुझे मुझे इंटरव्यू सेशन पास करना है भैया। जब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो करूंगा ना। तो यही बोल रहा है, शुड हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस बीएमसी सीएनटी एसपीएम। बीएमसी मतलब होता है वर्टिकल बिलिंग सेंटर, सीएनसी होता है आपका कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। सीएनसी मतलब टर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एसपीएम मतलब है स्पेशल पर्पस मशीन, मतलब जो भी आपको आपकी अलग से आपको कुछ काम करना चाहते हो, सब मशीन बनाते हो। उसके बाद बोल रहा है शुड बी असर्टिव एंड गुड टीम प्लेयर। आपके पास अच्छे से आप एक टीम प्लेयर हो और आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो अपनी चीजों को। और कैपेबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग माइनर मशीन फीचर रिलेटेड इशू। फीचर रिलेटेड इशू कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि आप पार्ट क्लेम कर रहे हैं, आपका पार्ट क्लेम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपका जो पार्ट जहाँ पे रेस्टिंग कर रहा है, रेस्टिंग मतलब जहाँ पे आपका पार्ट खड़ा हो रहा है या लग रहा है, वो वहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है आपका पार्ट कटिंग के बाद कोई चिप्स उस पार्ट में जाके लग जा रही है जहाँ पे डेंट क्रिएट कर रही है। तो इस टाइप्स के आपको जो चीजें पता होनी चाहिए जिसको आप शॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी आपको देती है, आपने उसमें लिख के, तो वो इतनी चीज नहीं लिखेगी कि ये चीज आपको आना चाहिए, या कोई कंपनी लिख भी देती है तो मैं नहीं लिखेगी। बट कंपनी में हम जाएंगे तो हमें इन सब चीजों को पता होना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम जैसे किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गए, हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में गए, वीएनसी प्रोग्रामिंग में गए, हम ऑटोकैड सीखने गए, सॉलिडवर्क्स सीखने गए, उनको आपकी भविष्य से, आपके उनके फ्यूचर से, आपके इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। उनके पास जो कंटेंट है आपको वही पढ़ाएंगे, और वो पढ़ने के बाद आप वहीं के वहीं रहोगे जहां आज हो, वो भी वहीं का वहीं रहेंगे जहां आज है। उनका कोर्स खत्म हो गया, आप जाइए। आप भी नहीं उनसे पूछोगे ना, वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, गलत कुछ हम भी है कि उनसे पूछते नहीं, ठीक है ना। फिर बाद में उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर किसी के पास जा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, और हर चीज पूछिए, नॉलेज लीजिए। नॉलेज आप तब लेंगे जब आपको खुद को नॉलेज होगा, आपको खुद को पता होगा मुझे सीखना क्या है, मैं सीखने क्या जा रहा हूँ। आप सीएनसी सीखने जा रहे हो, आप वीएमसी सीखने जा रहे हो, आप ऑटोकैड सीखने जा रहे हो, आप सॉलिडवर्क्स सीखना, आप कुछ भी सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले उसका बेसिक सीखिए। बिना बेसिक के आप कुछ सी चीज को नहीं सीख सकते। सीख भी लोगे ना तो वो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते और आउटपुट नहीं दे सकते। क्लियर? इस चीज पे डिपेंड है हमारी जो सेकंड, ये देखिए यहाँ भी ये भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके एक्सपीरियंस जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए प्रिफर्ड होता है। इसमें वही चीज आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसने क्या बोला है, लुक आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 20 सीएनसी मशीन्स, ठीक है। तो आपको 20 मशीन्स आपको मेंटेन करनी है, ठीक है, प्रोडक्शन आपको मेंटेन करना है। उसके बाद इसने बोला है मैनेज नियरली 30 मैन पावर विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। 30 मेंबर आपको मैनेज करनी है, साथ में आपको उनका यूटिलाइजेशन भी करना है जितना हो सके, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, थर्ड पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट विथ वेरियस डिपार्टमेंट फॉर अरेंजिंग थिंग्स फॉर मशीनिंग, एग्जांपल टूल्स पिक्चर डॉक्यूमेंट्स। थर्ड दे दिया है इम्प्रूव ओईई, जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जेएच, जेएच मतलब होता है टीपीएम में आपको जब वीडियो बनाऊंगा ना, टीपीएम की अलग से टीपीएम एक्टिविटी की वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम टीपीएम मेंटेन करते हैं। तो टीपीएम का एक फर्स्ट पिलर होता है जिशु वर्जन, जिसको हम आर्डोमस इंप्रूवमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो
एंड अपना थर्ड हो गया मेंटेन टूल लाइफ मैनेजमेंट। उस तरीके का सेम टू सेम आपको मिलेगा जो उसमें था वही इसमें है। इसमें कुछ अलग से पॉइंट्स आ गए जैसे मीटिंग मेल्टिंग रिएक्शन रिकॉर्ड आ गया, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ गया, डेली मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज टू द फॉर ड्रिलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताई है उसी कुछ पॉइंट इसमें भी है। ठीक है, मिलते जुलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइकिल टाइम एंड आउटपुट विद minimization of operator failure, implementation of various improvement project in machine shop for reducing process planning, cycle time estimation। तो उस टाइप से जो मैंने आपको इसमें बताई है वही चीज इसमें है। ठीक है, और इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है प्रोडक्शन इंजीनियर की। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऐसी चीज होती है कि बहुत कुछ सीख सकते हो। हमारे पास इन सारी चीजों की एक एक पॉइंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ में समझाया जाता है जिससे आप बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और अपनी जॉब आप अपने आप से ले सकते हैं। अपनी सैलरी आप खुद से नेगोशिएट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। इतना सब पूछने के बाद भी अगर वो आपसे 20 क्वेश्चन करता है, 20 क्वेश्चन में आपने 18 क्वेश्चन का आंसर दे दिए, उसके बाद भी आपसे कहेगा कि अब 12,000 मैं आपको दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप 12,000 में कभी आप बोलोगे सर आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो गया। जब हमारे पास स्किल नहीं होती हम सोचते हैं जॉब मिल जाए, और जब स्किल्ड हो जाती है ना तब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी बट मुझे सैलरी भी चाहिए क्योंकि मैं स्किल्ड है। तो स्किल्ड का और कॉन्फिडेंस लेवल का यही फर्क होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा आप कहीं भी ट्रेनिंग कीजिए, किसी के पास भी जाइए। ठीक है, हमारे पास दोनों प्लेसमेंट होते हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट भी होता है। इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो आप हमारे पास आइए, आपको जो भी जॉब चाहिए, आपको प्रोडक्शन में जॉब चाहिए प्रोडक्शन की ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी और ट्रेनिंग में आपको प्लेसमेंट करवा दिया जाएगा। आपको डिजाइनिंग में जाना है तो आपको डिजाइन के लिए आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आपको डिजाइनिंग में जाना है, आपको क्वालिटी में जाना है तो आप क्वालिटी की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हम आपको सब चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको प्लेसमेंट करवा के आपको इंटरव्यू सेशन करवाएंगे। इंटरव्यू सेशन में आपका अगर आप एक इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपको सेकंड इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी, आपसे मीटिंग की जाएगी, आपसे पूछे जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे थे आपने आपने क्या क्या आंसर दिया था। वहां से जो अपना एमओएम बनेगा मिनट्स ऑफ मिनट जो में हमारा कंक्लूजन निकलेगा, उस पॉइंट में फिर आपकी प्रिपरेशन हो गया, फिर आप सेकंड इंटरव्यू दोगे। इस तरीके से हम आपके साथ चलते हैं और ऐसा नहीं कि आपका एक जॉब लगने के बाद आप हमें भूल जाओगे। हमारी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप कभी भी अपनी करियर करियर के लिए कंसल्ट कर सकते हो, अपने लिए क्या किसी और के लिए भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई इशू नहीं है, ये आप कभी नहीं आ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इनडायरेक्ट प्लेसमेंट होगा वो भी और डायरेक्ट प्लेसमेंट होगा वो भी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अच्छे से समझा और आगे की जो अभी मैंने आज प्रोडक्शन की बात करी, प्रोडक्शन की जो भी मेरे डिपार्टमेंट से मैंने क्लेरिफिकेशन करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने आपको सब समझाई और आगे मैं क्वालिटी की भी लेके आऊंगा, R&D की भी लेके आऊंगा, सभी चीज समझाऊंगा और आपको सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पे ही मिल जाएंगी। देखने के लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान रखिए विदाउट स्किल आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए मैं यही कहूंगा आप इंजीनियर हैं या आपने डिप्लोमा से किया है, प्लीज आप स्किल से जाएंगे ना आपका फ्यूचर बहुत ग्रो होगा। थैंक यू।